नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट सफर तक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बहुमत के आंकड़े के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता और आराम शब्दों में कहे, हल्का शब्दों में बोले तो इंडिया गठबंधन के विधायक दल का नेता, जिसके पक्ष में 47 विधायकों का समर्थन है, उसके बाद स्पष्ट बहुमत का भी समर्थन है, उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करने के बावजूद अब तक जो है सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल की तरफ से नहीं दिया गया। अब सीपी राधाकृष्णन साहब ने क्यों निमंत्रण नहीं दिया, कौन सी जांच वो कर रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र, जी हाँ, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा पेश करते हैं ना, ध्यान होगा 2 दिन 3 दिन पहले इस्तीफा देते हैं, दावा पेश करते हैं, उसी शाम को शपथ दिला दिया जाता है। 6.5 घंटे के भीतर भीतर मुख्यमंत्री का इस्तीफा और मुख्यमंत्री का नया शपथ ग्रहण दोनों हो जाता है बिहार के भीतर। लेकिन पटना से रांची, जिसकी दूरी करीब करीब 250-300 किलोमीटर की दूरी है, उस 250 किलोमीटर के दौरान ही इतना ही दूरी में इतना बड़ी राजनीतिक अंतर देखने को मिल रहा है। रांची के भीतर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज शाम 5:30 बजे के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने मुलाकात की। 5 लोगों को मौका दिया गया कि वो राज्यपाल से जाकर के मिल सकते हैं। 5 लोग गए, मिले राज्यपाल साहब सीपी से, और माले के प्रतिनिधि होते हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि होते हैं और दूसरे दलों के भी प्रतिनिधि होते हैं। जीएमएम की तरफ से खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार चंपई सोरेन थे। इसके बावजूद भी उनके दावे के ऊपर कहा गया कि अभी देखेंगे, विचार करेंगे। अब देखने और विचार करने की प्रक्रिया जो है, क्या राज्यपाल को पीछे से कोई गाइड कर रहा, क्या भारत के भीतर राजभवन को एक गंदी सियासत का, गंदी राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। एक ऐसी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करेगी, एक ऐसी राजनीति जो हर हॉर्स ट्रेडिंग की बढ़ावा देगी, एक ऐसी राजनीति जो ईडी के साथ मिलकर के सत्ता परिवर्तन का पूरा खेल देश में खेला जा रहा है। जनमत से डरी हुई सरकार और जनमत से डरी हुई व्यवस्था चुनावी हिंदुत्व के बावजूद भी अपने आप को सत्ता पक्ष के निर्माण की दिशा में, संवैधानिक रूप से विफल होने की दिशा में संवैधानिक तरीका क्या, कौन सा अपना रही है। वर्तमान समय में यह सवाल बहुत प्रासंगिक हो जाता है और इसी प्रासंगिक सवाल ने जाने माने अधिवक्ता, संविधान और कानून के सबसे बड़े जानकारों में से एक, और इस भारत देश के भीतर कई राज्यों के भीतर राजभवन की दुरुपयोग को नियंत्रित करवा चुके अभिषेक मनु सिंघवी के लिए रास्ता उपलब्ध हो गया है। कर्नाटक के भीतर जिस प्रकार से बीएस येदियुरप्पा को 2018 में शपथ दिलाई गई, जिस प्रकार से गुजरात के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता वजुभाई वाला ने जो शपथ दिलाने का काम किया था बीजेपी नेता येदियुरप्पा को, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वर नियुक्त करना पड़ गया था। जो 15 दिन बहुमत का समय दिया था, उसको 48 घंटे के भीतर हो गया। तब भी मनु सिंघवी आधी रात को, अभिषेक मनु सिंघवी आधी रात को पहुंचे थे, जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पहले सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया गया और देवेंद्र फडणवीस को 80 घंटों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। तब भी उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। और आज जब राज्यपाल की तरफ से निमंत्रण ही नहीं दिया जा रहा है, बहुमत का पूरा क्लेम है, 47 का विधायकों का 81 सदस्यों की विधानसभा के भीतर, जहां बहुमत का आंकड़ा 81 का, वहां पर 47, 41 की जगह 47, 47, 6 विधायक ज्यादा, और 47 में 43 की वीडियो फुटेज होता है, एक ईडी के कस्टडी में होता है, यानी 44, और 3 और विधायक है जो किसी कारणवश उस समय वहां पे मौजूद नहीं थे जब वीडियो शूट किया जा रहा था। लेकिन क्या 43 का नंबर और ईडी के कस्टडी में जो विधायक है, जिनको विश्वास मत पर वोटिंग कराने के लिए ईडी को लाना पड़ेगा, जो नियम कायदा है, जो देश की कानून है, उसके अंतर्गत, तो उन सारी परिस्थितियों में निमंत्रण क्यों नहीं दिया जा रहा राज्यपाल महोदय की तरफ से। झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा विधायक दल है, झारखंड की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है, क्लियर मेजोरिटी है उसके पास। फिर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब ने क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, कौन किनके इशारे पे वो काम कर रहे हैं, राज्यपाल के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति लगी हुई है कि वो विचार करेंगे इस बात पे। कल एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, हेमंत सोरेन साहब का इस्तीफा हुआ, उनकी जगह जेएमएम और इंडिया गठबंधन विधायकों ने सर्वसम्मति से चंपई सोरेन को अपना नेता चुन लिया। चंपई सोरेन को नेता चुनने वाले विधायकों ने बाकायदा एक पूरे ड्राफ्ट के ऊपर दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, उनका वीडियो भी सामने है।
43 विधायक चंपर सोरेन के समर्थक में खड़े हैं, बहुमत के आंकड़े से 2 अधिक, और एक ईडी के पास यानी 3 अधिक, और कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि बहुमत का आंकड़े को छू न रहा हो। यहां तक दावा पेश करने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। तो आज के दौर में बहुमत के दावे के बावजूद भी सरकार नहीं बनाने देना, दरअसल इस पूरे संविधान के साथ, भारत देश के संविधानिक व्यवस्था के साथ, संघीय ढांचे के साथ एक क्रूर मजाक है। ये क्रूर मजाक राजभवन के भीतर से खेला जा रहा है, और राजभवन के भीतर जब इस तरह की मजाक किया जाता है ना, कि स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी जब निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा, तो उस परिस्थिति के भीतर रास्ता सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब का ही खुलता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पास जाने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चीफ जस्टिस के बंगले में आज रात जाने माने लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी दस्तक देते हुए दिखाई देंगे। आज रात को तमाम बड़े मीडिया के, बड़े खेमा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी हो, सबकी वो भी बैन हो सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ जो है चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पे और उनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर तक दिखाई पड़ सकता है। आधी रात का जो ड्रामा जो भारत के लोकतंत्र में खेलने की पूरी जो कवायद होती है, उस आधी रात के ड्रामे के भीतर एक ऐसे दौर में जब किसी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश नहीं होता है, असेंबली भंग होता है, तब इस तरह का खेल खेला जाता है। तो कुछ हद तक बात देश को समझ में आएगी कि जब कोई व्यक्ति, कोई भी दल या गठबंधन, चाहे प्री पोल हो या पोस्ट पोल हो, वह जब बहुमत के आंकड़े को नहीं छूता है, उसको जुटा पाने की स्थिति में नहीं होता है, 5, 7, 10 विधायकों की उसके आगे पीछे होती है, तो उस परिस्थिति में इस तरह के खेल खेलने की कवायद होती है। तो लोगों को इस बात की समझ में आती है, चलो यहाँ पे गवर्नर किसी को शपथ दिला देंगे, फिर जिसको शपथ दिलाएंगे उसके पक्ष में विधायक हो जाएंगे। लेकिन जहां पर क्लियर डाटा है, पूरा क्लियर हक रहा है, जहां पे कोई 2-4 की बात नहीं है, इस बार की नहीं, इस बात से पहले वाली जो पूरा विधानसभा की स्थिति थी कि कांग्रेस ने 40 सदस्यों की विधानसभा के भीतर 17 विधायकों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस पाया जरूर था, लेकिन 40 में से 21 का जो मेजोरिटी मार्क होता है ना, उसमें समर्थन कांग्रेस नहीं जुटा पाई थी। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर पर्रिकर, उनको शपथ दिलानी पड़ी मुख्यमंत्री पद की, क्योंकि उनके पास कांग्रेस से कम विधायक थे, लेकिन उन्होंने दावा पेश कर दिया। दावा पेश करने के साथ साथ जो है बहुमत साबित करके भी दिखा दिया। आज के दौर में तो दावा भी किसी ने पेश नहीं किया, और जिसने भी दावा पेश किया चंपई सोरेन ने, उसके पक्ष में क्लियर मेजोरिटी है। 47 विधायकों की लिस्ट है उनके पास, बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा विधायक है। फिर भी सीपी राधाकृष्णन ने अगर इस तरह के उनको लेटर नहीं दिया तो इस तरह की क्या मजाक है। हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का आरोप था, आरोप सही है क्या है नहीं है वो हेमंत सोरेन जाने और ईडी जाने। हालांकि ईडी आज के दौर में केवल विपक्षी दलों के नेताओं को ही परेशान करती है। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाकर के धुलने वाले साले नेताओं को ईडी उनको नहीं खोजती है, लेकिन मामला आज ईडी का नहीं है। आज मामला भारत देश के संविधान का है, मामला आज बहुमत के आंकड़े के अनदेखी करने का है कि आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जहां पर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए आज के दौर में संविधान से इतर जाकर निर्णय लेने के ऊपर और संवैधानिक मूलभूत भावनाओं को दरकिनार करने के ऊपर मजबूर होना पड़ता है। पूरे भारत देश को पता है कि झारखंड के भीतर बहुमत किसके पास है। क्या लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश आता है, अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो क्या यही खेल दिल्ली के भीतर भी खेला जाएगा कि सरकार बनाने के निमंत्रण ही नहीं दिया जाएगा? आखिरकार विचार करने का काम कल रात से ही क्यों चल रहा है? कल करीब 9 बजे के आसपास हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया सीएम पद से। उसके बाद से जो संवैधानिक मर्यादाएं होती है, जिसके भीतर ये कहा जाता है, बोला जाता है कि नई व्यवस्था होने तक इस्तीफा दे चुके मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहें, उनकी कैबिनेट तब तक काम करती रहे, वह भी नहीं किया गया। दूसरा रास्ता एक और होता है कि जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है सीएम पद से, तो तत्काल केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जाती है। तब जब तक कोई व्यक्ति बहुमत का आंकड़ा लेकर के आए, तब तक के लिए कोई ना कोई सरकार जो है राष्ट्रपति शासन के रूप में ही सही वहां पे मौजूद रहेगी, वो वहां मौजूद रहे। लेकिन वो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। झारखंड के लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने के बाद, इस्तीफे के बाद, जब मुख्यमंत्री के काम करने के लिए नहीं कहा गया, अंतरिम व्यवस्था तक होने के लिए उसके अंतरिम मुख्यमंत्री के तौर पर भी, यानी केयर टेकर सरकार के मुखिया के तौर पर भी उनको काम करने के लिए भी नहीं बोला गया।
राष्ट्रपति शासन के लिए भी नहीं ऐसा कुछ किया गया। तो झारखंड के भीतर किसकी सरकार है, किसी को भी बात नहीं पता है। आज किसकी सरकार है, झारखंड के अधिकारी किसके दिशा निर्देश से काम कर रहे हैं, किसी को भी बात नहीं पता है। भारत देश के संवैधानिक व्यवस्था में दो तरह की सरकार होती है, एक सरकार जो मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के द्वारा चलाई जाती है, और दूसरी सरकार जो राष्ट्रपति शासन के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा चलाई जाती है। झारखंड के भीतर राष्ट्रपति शासन नहीं है। झारखंड के भीतर हेमंत सोरेन की कैबिनेट जा चुकी है, अब उसको जो है नई व्यवस्था होने तक काम करने के लिए नहीं बोला गया। उन सारे परिस्थितियों में जब सरकार के तत्काल जब जरूरत होती है, जब तत्काल नई सरकार की जरूरत होती है, जब वहां पे कुछ भी साबित नहीं करना है, जहां पे सब कुछ एक ही चिट्ठी के रूप में, वीडियो के रूप में, ट्विटर पे एक्स के ऊपर पोस्ट के रूप में सारे विधायक राजभवन पहुंचना चाहते हैं, सारे विधायक में राज्यपाल के सामने सदैव उपस्थित होकर के राजभवन में फिजिकली प्रेजेंट होकर के सारे विधायक वो गिनती काउंटिंग करवा सके राज्यपाल के कितने विधायक है, वो भी नहीं किया जाता है, वो भी करने नहीं दिया जाता है। आखिर राज्यपाल विधायकों से भी नहीं मिलेंगे, उन्हें लेटर भी जारी नहीं करेंगे, ताकि आप राज्यपाल की किस तरह की खेल है ये। वहां अगर विधायक से वो मिल जाएंगे तो उन्हें संतुष्टि हो जाएगी। वो केवल 5 लोगों को परमिशन देते हैं। जब दावा पेश किया जाएगा उसके बाद बहुमत के आंकड़े होने के बावजूद उस सरकार को जो है उसे शपथ पत्र निमंत्रित भी नहीं किया जाता है, निमंत्रण भी नहीं दिया जाता है शपथ लेने के लिए। तो सवाल होता है क्या इन परिस्थिति के भीतर में क्या राज्यपाल संविधान की अनदेखी नहीं कर रहे हैं? संविधान का अनदेखी का अधिकार उनको कौन देता है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या झारखंड के लोगों को, आम जन लोगों को ये जानने का हक नहीं है कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि ने बहुमत के आधार पर, क्लियर मेजोरिटी के आधार पर जिसको नेता चुन लिया है, क्या उस नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने की हैसियत आखिर किस राज्यपाल की? क्या कारण है कि उनको रोका जाता है? क्या हेमंत सोरेन के बाद बने मुख्यमंत्री की दावा पेश कर रहे राज्यपाल के सामने औपचारिक रूप से दावा पेश कर चुके चंपा सोरेन क्या भारत देश के नागरिक नहीं है? क्या उनकी नागरिकता के ऊपर कोई संदेह है किसी को, या राज्यपाल साहब को संदेह है, या फिर कौन सा कारण है? राजभवन क्यों नहीं ये बात आपको स्पष्ट कर रहा है कि चंपन सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के भीतर, उनकी कैबिनेट को शपथ दिलाने के भीतर कौन सी दिक्कतें उन्हें आ रही, कौन सी अड़चने आ गई? दरअसल अड़चने नहीं आती है, यहाँ पर राजभवन को सारेआम राजनीतिक बेशर्मों के साथ पेश आने का अड्डा बना दिया गया। अन्यथा बहुमत का दावा कोई पेश कर दे, उसको निमंत्रण ना मिले, और वही भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे नीतीश कुमार को दावा पेश करने के साथ ही लगे हाथ निमंत्रण दे दिया जाता है। क्या ये सामने शपथ ले लीजिए, जब चाहिए तब ले लीजिए, सुबह में इस्तीफा, शाम में शपथ पर, यानी अपने खेमे में अगर बहुमत का आंकड़ा तो उसको तुरंत कर दिया जाए, विपक्षी खेमे में बहुमत का आंकड़ा तो उसको निमंत्रण ही नहीं भेजा जाए। समय ज्यादा नहीं है, सुबह 8:30 बजे की बात बताई जाती है, उस समय तक तो क्या रात में कोई नया ड्रामा होगा? अगर कोई नया ड्रामा अगर रांची में होगा, या फिर आज रात का खेल जो है सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी के जाने पे मजबूर कर देगा। इन्हीं सारे कानूनी दावपेच, संवैधानिक मर्यादाओं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा राजभवन के माध्यम से पर्दे के पीछे से खेला जाने वाला ये पूरा राजनीतिक गंदा खेल, इन सबों के बीच झारखंड के करीब 3.5 करोड़ वोटर की अस्मिता, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, क्योंकि जिन लोगों को उसके भीतर चुना गया है उन लोगों को सरकार बनाने का मौका न मिलना, बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद भी नहीं मिलना, दरअसल ये संविधान का अपमान है, वोटर्स का अपमान है, आम नागरिकों का अपमान है। तो आज के दौर में क्या होगा झारखंड के भीतर, ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि हैदराबाद जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट जो है खड़ी है। विधायकों को खरीद फरोख्त की अगर बात हो, अगर कोई हैदराबाद लेके जाए, वहां पर फिर कहीं और लेके जाए, वो किसके डर से? जो पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, वो पार्टी अब क्या करेगी ये तो देखना बाकी है। विधायकों के साथ क्या होता है कि अपने पक्ष में कैसे तोड़ करके लाया जाए, क्या इस बात का मौका दे रहे हैं राज्यपाल? कौन सा राजनीतिक खेल राजभवन के माध्यम से खेला जा रहा है? सीपी राधाकृष्णन कहते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सीपी राधाकृष्णन की डिग्री भी फर्जी नहीं होती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी डिग्री भी काफी ओरिजिनल है, जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है उसमें फर्जी डिग्री नहीं है। वहां निश्चित ही तौर पर राजभवन में जब वो बैठे हुए हैं तो संविधान का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया उनको। वो कोई भगत सिंह कोश्यारी नहीं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनानी पड़ जाए। फिर सीपी राधाकृष्णन वर्तमान समय में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करने की दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों इतना कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के भीतर
क्या चल रहा है कि बहुमत के दावे के बावजूद भी किसी को अनदेखी कर देती है और सरकार बनाने का निमंत्रण न दिया जाए। देखते रहिए क्या होता है। आज रात का खेल कल पूरा साफ हो